तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सावित्रीबाई फुले की। मैं हूं अनर्क जैन फ्रॉम निधिश्री एकेडमी। ये जो टॉपिक है ये आपका पेपर 4 यूनिट 1 का टॉपिक है, जो सोशल रिफॉर्मर्स, फिलोसोफर्स, मॉरल थिंकर्स का पार्ट है। पर ये जो चीज़ है ये 2020 सिलेबस में है, तो ये एक नई चीज़ ऐड हुई है, तो हमने उसके हिसाब से अपने नोट्स भी अपडेट कर लिए। सावित्रीबाई फुले का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप आज की सिचुएशन में देख रहे हो कि लड़कियां स्कूल में पढ़ रही हैं और कॉलेज में जा रही हैं, पीएचडीज कर रही हैं, आपके स्कूल में आपकी कोएड में अगर हैं तो आप लड़कियों के साथ भी पढ़े होंगे, तो उसका श्रेय कि वो लड़कियां पढ़ पा रही हैं ये सावित्रीबाई फुले को जाता है। ये इंडिया की पहली फेमिनिस्ट थी, इंडिया की पहली टीचर थी, और इन्होंने उस टाइम पे एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया जहाँ पे वुमेन को, इनफैक्ट किसी भी टाइप की वुमेन को पढ़ने की कोई आज़ादी नहीं थी। तब उन्होंने पढ़ाई करी, टीचर बनी, स्कूल खोला, और उसकी वजह से ये इतना ज़्यादा एक चेंजेस आ गया सोसाइटी में कि हर वुमेन का अधिकार बन गया है, या हर बच्चे का अधिकार है अब तो, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005 के बाद। तो चलिए देखते हैं मेरे साथ सावित्रीबाई फुले को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हूं अनर्क जैन फ्रॉम निधिश्री एकेडमी। लेट्स बिगिन द कोर्स। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। बॉर्न ऑन 3 जनवरी 1831 एट नायगांव, सतारा। तो आप सतारा महाराष्ट्र भी याद रखेंगे, मोर देन इनफ है। एट द एज ऑफ 9 उनकी शादी हो जाती है ज्योतिबा फूले से। इनके जो हस्बैंड होते हैं ज्योतिबा फूले, वो भी बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर बनते हैं महाराष्ट्र के। पर क्योंकि हमारे सिलेबस में सावित्रीबाई फुले का जिक्र है, तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि फोकस सावित्रीबाई फुले के ऊपर रहे। ओके। इनको ज्योतिबा फूले पढ़ाते हैं खुद, तो उनके हस्बैंड ने इनको पढ़ाई करी, और उन ज्योतिबा फूले की उस टाइम पे एज 13 साल थी। ज्योतिबा फूले एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने खुद पढ़ाई करी थी, और खुद जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे जो भी उस टाइम पे अवेलेबल था, उन्होंने खुद पढ़ाई करी और सीखा। और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि हर चीज़ एक समान है, क्योंकि उस टाइम पे जो टेक्स्ट लिखे जाते थे वो ब्राह्मणिकल थे। तो शी वॉज टॉट बाय Jyotiba at home because women rights were not existent at that time. She took a teacher's training course at an institution run by American missionary. अब एक चीज़ से मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि एजुकेशन नहीं था। एजुकेशन था, मिशनरीज काफ़ी वर्क कर रहे थे। पूना क्योंकि मुंबई के काफ़ी क्लोज था और उस टाइम पे एक हब बन चुका था एक इंटेलेक्चुअल अपलिफ्टमेंट का। तो पुणे में ऐसा नहीं था कि एजुकेशन नहीं था, पर ये एजुकेशन लिमिटेड था, काफ़ी कम लोगों को एजुकेशन मिल पा रहा था। और जो प्रोवाइड कर रहे थे जैसे अमेरिकन मिशनरीज या डच मिशनरीज या स्पेनिश मिशनरीज, तो ये अगेंस्ट में ये चाह रहे थे कि आप इनके रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली वो कन्वर्जन के एम से आपको पढ़ा रहे थे। तो किसी बच्चे को एडमिशन ले भी लेते थे तो पूरी कोशिश करते थे कि ये कन्वर्ट हो जाए। पर यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन अलग होती है। ज्योति राव, या ज्योतिबा का दूसरा नाम ज्योति राव भी था, has studied Hindu text and came to conclusion that all humans are equal. He rejected high caste orthodox norms that monopolized education. तो एजुकेशन जो था ना, वो सिर्फ ब्राह्मण्स मेल को मिल पाता था, मतलब ब्राह्मणों की लड़कियां भी एजुकेशन नहीं ले पाती थी उस टाइम पे। 1830s के आसपास की बात कर रहे हैं हम। द प्रॉब्लम एट दैट टाइम वॉज अनटचेबिलिटीज बाय शेडोज। तो आप सोचिए कि अनटचेबिलिटीज वो भी शेडो के हिसाब से। तो उसमें ऐसा होता था कि जो भी ये अनटचेबल लोग होते थे, जो शूद्रा कैटेगरी के अंदर आते थे, दे हैव टू टाई अ ब्रूम, मतलब एक झाड़ू उनको अपने कमर पे बांधनी होती थी। और जब वो चलते थे, तो उनकी जो परछाई है वो तक साफ होती रहे, इस तरह का लॉजिक लोग देते थे कि ऐसी सिचुएशन थी उस टाइम पे। अगर कोई भी औरत विधवा हो जाती है तो उसे अपना हेड को शेव करना होता था, और वो किसी भी किस्म का ब्यूटिफिकेशन नहीं कर सकती थी अपनी बॉडी में, कि कोई भी चीज़ वो अच्छी साड़ी पहन ले या अच्छा एक लुक्स की तरफ फोकस करे, ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी वो। और अनटचेबल वुमेन रहती थी, दे हैव टू समटाइम्स बी एट बेयर क्लोथ्स, लाइक उनको कुछ नहीं पहनना होता था, और दे वेयर सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैन। तो ये उस टाइम की रियलिटी थी। तो अब आप देखिए कि 1870s या 80s के आसपास ये सिचुएशन चल रही है कि ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं, और उस केस में कैसे सावित्रीबाई बाहर निकलती हैं वो देखते हैं। इसके बाद एक और रियलिटी ये थी कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद 1818 में लगभग मराठा पावर डिक्लाइन हो चुकी होती है। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन एंड सोशल लाइफ लेड टू फंडामेंटल रीथिंकिंग अबाउट इंडियन सोसाइटी, बट इट वॉज स्टिल कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय हाई कास्ट सोसाइटी। तो ऐसा नहीं था, मैंने आपको पहले बताया कि एजुकेशन नहीं था, पर एजुकेशन का उपभोग करने वाले सिर्फ हाई क्लास सोसाइटी थी, इसलिए वो मोनोपोलाइज हो गया था, सिर्फ ब्राह्मण्स को मिल पा रहा था।
ओके, तो ऐसे केस में ज्योतिबा फूले या ज्योतिराव फूले, उन्होंने अपने आप को एडुकेट किया, सीखा कि किताबों में लिखा क्या है। ओके, एक और स्टोरी आती है कि जब ज्योतिबा फूले खेतों में काम किया करते थे, तो जब सावित्री बाई उनके पास जाती थी उन्हें खाना देने के लिए, तो सावित्री बाई वहां बैठ जाती थी और ज्योतिबा से कुछ ना कुछ सीखती रहती थी। तो ये उनका लर्निंग के क्यूरोसिटी थी कि हमें सीखना है। इन 1848 दे ओपनड द कंट्रीज फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन, स्टार्टेड बाय इंडियंस एट पुणे along with Sargun Bai, उनके साथ एक एसोसिएट थी सरगुन बाई। सावित्री बाई हैड टू गो थ्रू ग्रेट ऑर्डील टू टीच एट गर्ल्स स्कूल। रॉटन एग्स, टोमेटोज, काउ डंक वॉज थ्रोन एट हर, ऑब्सीन्स लैंग्वेज वॉज यूज्ड व्हेन शी वॉज गोइंग टू टीच टू स्टूडेंट्स। तो उन्होंने एक स्कूल खोला अपना, अपने हस्बैंड के साथ मिलके, और 1848 में स्कूल खुलता है। और क्योंकि सोसाइटी ऐसी रहती है कि वुमेन का एजुकेशन अलाउड ही नहीं होता है, तो जब वो जा रही होती थी तो रोज उन पे गालियां बोली जाती थी, उन्हें अंडे मारे जाते थे, रॉटन एग्स मारे जाते थे। एक टाइम ऐसा आया कि उन्हें गिव अप कर दिया, उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे नहीं पढ़ाना, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो उनके हस्बैंड थे ज्योतिराव फूले, उन्होंने क्या किया, उसको एक और साड़ी गिफ्ट कर दी और ये बोला कि जब तुम जा रही होती हो तो ये वाली साड़ी पहन के जाया करो, और क्योंकि ये लोग गंदा मैला कर देंगे, स्कूल जाओ और साड़ी बदल लो और अच्छी साड़ी में बच्चों को पढ़ाओ, और जब वापस लौटो तो फिर वो पुरानी वाली गंदी वाली साड़ी पहन के आ जाना। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने अपनी कंटिन्यूटी जारी रखी, डिडेंट स्टॉप्ड, शी वॉज नॉट इवन नाउ इवन मोर डिटरमाइंड टू प्रोवाइड एजुकेशन टू गर्ल्स, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर वो कुछ ऐसी चीज़ कर रही है जो समाज के अगेंस्ट है, और क्योंकि उनको लग रहा था कि वो सही है, तो उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की समाज क्या कह रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपनी लाइफ में अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में भी। Okay, the school they opened had mathematics, science, and social studies in curriculum instead of Brahminical texts like Vedas and Shastras. क्योंकि उनको पता था कि इंग्लिश का इन्फ्लुएंस हो रहा था आसपास, तो वो सोच रहे थे कि लॉजिकल चीज़ें हम पढ़ाए, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस उन्होंने पढ़ाया। बिटवीन 1848 टू 1852 द फूलेज, दोनों हस्बैंड वाइफ, established 18 schools in and around Pune, or the results of their schools were better than the government run schools. The To run the schools seamlessly, Fules used to work for long hours, sometimes even missing their meals. तो इतना ज़्यादा उन्होंने काम किया, स्कूल्स बनाए, वो स्कूल गवर्नमेंट के या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल चला रही थी तो उससे बेटर परफॉर्म कर रहे थे कई जगहों पे। इन 1849, क्योंकि ये जो काम कर रहे थे वो सोसाइटी के काफ़ी अगेंस्ट था, पहला स्कूल खोलने के अगले साल ही ज्योतिबा फूले के जो फादर है, जिनके घर पे ये लोग रहते थे, उन्होंने इनको घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये जो काम कर रहे थे ये समाज में वो प्रेशर झेल नहीं पाए समाज का। होता यह है कि द कपल मूव आउट ऑफ द हाउस सिंस द वर्क दे वर एंगेज्ड इन वे कंसिडर्ड अ सिन अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। ये बाहर निकलते हैं, दे मूव टू अ प्लेस ओन्ड बाय उस्मान शेख। ओके, एक वहां पे इनके दोस्त रहते हैं उस्मान शेख। ज्योतिबा फूले अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ एडुकेटर, वो एक कॉन्ट्रैक्टर भी थे, वो एक सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर थे, लिखते भी अच्छा थे और कॉन्ट्रैक्टिंग का काम करते थे, ब्रिज कॉन्ट्रैक्टर थे वो एक्चुअल में। तो उस्मान शेख, उनसे मुलाकात होती है उनकी एक पहले कभी, तो उस्मान शेख के घर जाके रहने लगते हैं। उस्मान शेख की बेटी जो होती है वो होता है फातिमा बेगम शेख, सॉरी उनकी वाइफ होती है फातिमा बेगम शेख। दे बोथ टुक टीचिंग कोर्सेज फ्रॉम नॉर्मल स्कूल पुणे एंड ग्रेजुएटेड टुगेदर। तो सावित्री बाई एंड फातिमा बेगम शेख, their friendship and sisterhood can be best represented as intersectional feminism today। मतलब कि दो ऐसी लेडीज जो अलग अलग फील्ड से आती हैं, जो अलग अलग कास्ट सिस्टम चलता था उसमें, एक मुस्लिम थी, ये हिंदू थी, ये माली कम्युनिटी की थी जो एज ऑफ नाउ अदर बैकवर्ड क्लासेस में आता है। तो इन दोनों का साथ में आना एक एम को लेके कि हमें लड़कियों को पढ़ाना है, और दोनों साथ में ग्रेजुएट होती हैं टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के थ्रू। और इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म टुडे का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो आप ये वर्ड लिख सकते हैं एग्जाम में, इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। इसके बाद क्या होता है कि दे लेटर स्टार्टेड स्कूल एट उस्मान शेख्स हाउस इन 1849। इन 1850 द फूले कपल इनिशिएटेड टू एजुकेशनल ट्रस्ट। तो मैंने आपको बताया था कि इन लोगों ने लगभग 18 स्कूल खोल लिए थे, सिर्फ जो वुमेन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, गर्ल्स को पढ़ा रहे थे। और क्योंकि ये स्कूल मैनेज करना मुश्किल हो रहा था तो उन्होंने 2 ट्रस्ट बनाया, और ट्रस्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, द नेटिव फीमेल स्कूल पुणे ट्रस्ट एंड द सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग ऑफ एजुकेशन ऑफ महर्स, मांग्स एंड एक्सेट्राज। तो एक्सेट्राज जो आप इंग्लिश में लिखते हो उसका फुल स्पेलिंग ये होता है, एक्सेट्राज। ओके, इन 1852
Savitribai started Mahila Seva Mandal to raise awareness about women's right, where women from all caste were welcome and they have to sit on a सेम मैट। मतलब ऐसा नहीं होता था कि अलग अलग आप ब्राह्मण वुमेन हो या आप क्षत्रिय वुमेन हो तो आपको अलग लेवल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। सबको एक ही मैट पे बैठना है और वुमेन के जो राइट्स हैं उसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने की बात चल रही थी। महिला सेवा मंडल शुरू करते हैं 1852 में, सावित्रीबाई शुरू करती हैं। शी स्टार्टेड होम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंटिसाइड इन हर हाउस, अ प्लेस वेयर ब्राह्मण विडोज could deliver their babies safely. She also adopted a child named यशवंत from here who later on became a doctor. तो सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले के बच्चे नहीं थे। इन्होंने एक स्कूल, एक इन्फेंटिसाइड होम खोला जहाँ पे जो भ्रूण हत्या होती है उससे बचने के लिए जो विडोज रहती हैं, जो ब्राह्मणिकल विडोज होती थी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि उनको अपना हेड शेव करना पड़ता था। इनफैक्ट इन्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन्होंने बार्बर्स की स्ट्राइक करवा दी थी कि कोई भी वुमेन अपना हेड शेव नहीं करेगी, तो इन्हें बार्बर्स की स्ट्राइक करवा दी थी एक टाइम पे। तो ये वहाँ से एक चाइल्ड उनका होता है यशवंत, उसको अडॉप्ट करते हैं क्योंकि इन लोग के बच्चे नहीं थे, और यशवंत को ये इतना पढ़ाते हैं कि उसे एक डॉक्टर बना देते हैं, दोनों मिलके हस्बैंड वाइफ। देवर मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन एट दैट टाइम लाइक आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, ये इस एरिया में एक्टिवेटेड भी थे। स्पेशली प्रार्थना समाज जो पुणे का ही लगभग वहाँ से जेनेसिस है उसका। बट ऑल ऑफ देम सर्व्ड मेनली ब्राह्मणिकल इंटरेस्ट। तो इन सबका इंटरेस्ट ब्राह्मणिकल था, जो टॉप क्लास लोग थे उन पे फोकस था। जो नीचे के कास्ट थे, जो वुमेन थी, जो विडोज थी, उन पे कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा था, कोई फोकस नहीं कर रहा था। तो और इस केस में आपके सावित्रीबाई फूले का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। इसके बाद ज्योतिबा स्टार्टेड सत्य शोधक समाज, इसे इंग्लिश में ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी भी कहते हैं, इन 1873। दिस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड सत्य शोधक मैरिजेस विच वेयर विदाउट डाउरी एंड विदाउट अ ब्राह्मण प्रीस्ट। तो ऐसी शादियां करवाते थे जो कि विदाउट डाउरी नहीं देना होता था इस शादी में, और ब्राह्मण प्रीस्ट नहीं होता था, और इंटरकास्ट मैरिजेस को सपोर्ट भी करता था सत्य शोधक समाज। ओके, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था और उसके पाइनियर माने जाते हैं ज्योतिबा फूले। इनका जो बेटा था यशवंत, उसकी शादी भी सत्यशोधक समाज के अंदर ही होती है। तो आप देखिए कि कितने फ्रंट पे ये कपल लड़ रहा है समाज के आसपास जो बुराई है। वो एक तरफ शादियों से लड़ रहा है, एक तरफ इन्फेंटिसाइड से लड़ रहा है, एक तरफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, और मतलब कितनी ज़्यादा इन्वॉल्विंग और चैलेंजिंग लाइफ वो लोग जी रहे हैं। इसके बाद ये भी चीज़ कम नहीं पड़ी, तो जब ड्रॉट होता है महाराष्ट्र में, तो 1876 में और 1896 में सावित्रीबाई फूले काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, फेमाइन रिलीफ में काफ़ी काम करती हैं। ओके, अगर इनके राइटिंग्स के बारे में बात किया जाए तो ज्योतिबा फूले भी खुद काफ़ी प्रोलिफिक राइटर थे, और सावित्रीबाई फूले ने भी पोएम्स लिखी हैं। इनकी एक बहुत अच्छी पोएम का कलेक्शन है, वो है काव्या फूले, उस बुक का नाम है। अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री पब्लिश्ड इन 1854 थ्रू हर राइटिंग्स विच एनकरेज दलित्स टू गेट एडुकेटेड so that they could live a life of dignity and equality. She was the first to understand the importance of English language. Okay, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि क्योंकि ब्रिटिश जब जाएंगे या ब्रिटिश से अगर ताल्लुकात रखना है तो इंग्लिश आनी चाहिए, तो इंग्लिश पे काफ़ी फोकस था उनका। उनकी एक पोएम की एक लाइन है जिसको ट्रांसलेट करके ये मतलब निकलता है, अवेक, अराइज एंड एडुकेट, स्मैश ट्रेडिशंस लिबरेट। मतलब उठिए, अराइज होइए, अपने आप को पढ़ाइए, जो भी ट्रेडिशंस है उनको तोड़ दीजिए और अपने आप को लिबरेट करिए। तो एक इंग्लिश की सिर्फ ये 6 वर्ड्स हैं, पर इतना ज़्यादा मीनिंग है इसमें, ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अरेज, अवेक, अराइज एंड एजुकेट, स्मैश ट्रेडिशंस, लिबरेट। अनदर वन सेज, गो गेट एजुकेशन, बी सेल्फ रिलायंट, बी इंडस्ट्रियस, वर्क, गैदर विजडम एंड रिचेस, ऑल गेट्स लॉस्ट विदाउट नॉलेज। तो कितनी बड़ी सोच थी उनकी कि नॉलेज के बिना सब कुछ लॉस्ट हो जाता है। इसके अलावा एक और बुक थी उनकी, भवन काशी सुबोध रत्नागर। ओके, तो ये जो बुक है ये बायोग्राफी थी ज्योतिबा फूले की, जो उनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले ने लिखी थी। अल्टीमेटली होता क्या है कि बुबोनिक प्लेग एक होता है जो कि ब्लैक डेथ भी कहलाता था, और 1897 में ये इंडिया में फैला हुआ था। इसके अलग अलग वेव्स आई थी, तो उसकी शायद थर्ड वेव थी ये, जो 1897 में पुणे में फैला था। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया था, यशवंत को, तो यशवंत ने अपना एक क्लिनिक खोला पुणे से थोड़ा बाहर, ताकि पुणे के जो प्लेग वाले इलाके के लोग हैं वो उनका इलाज हो सके और प्लेग वहाँ तक ना फैले। और ज्योतिबा फूले किसी बच्चे को लेके जा रही थी उनके हाथों में
छोटा सा बच्चा था और उसको प्लेग था, तो उसकी वजह से उनको प्लेग हो गया और अल्टीमेटली प्लेग की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और 1897 में उनकी डेथ होती है। उसके कुछ 5 या 6 साल बाद उनके बेटे डॉक्टर यशवंत की भी डेथ हो जाती है प्लेग से। तो ये इस फैमिली का एक तरह से एंड होता है। और जो इनने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो अब आगे देखते हैं कंक्लूजन इसका। अगर हम पूरी पिक्चर को देखते हैं तो सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, सरगुन बाई, ये सब रीजंस होते हैं कि आज हमारी इंडिया में वुमेन पढ़ाई कर रही हैं। ओके। तो अगर आप इंडिया में वुमेन का एजुकेशन की बात करेंगे, कभी भी ऐसे लिखेंगे, कभी इंटरव्यू में पे क्वेश्चन आएगा, तो आप सावित्रीबाई फुले को बिल्कुल मत भूलिएगा। शी वॉज द पायनियर। ओके। शी डिडेंट बकल अंडर प्रेशर एंड स्टूड हर ग्राउंड. They recognized that education was the central plank through which women and the depressed classes could become empowered and hope to stand on a equal footing as the rest of the society. तो ये सारे रीजंस थे। और इनकी जो वर्क था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी सराहा, फैसिलिटेट किया। तो ये कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं। तो आज हमने देखा सावित्रीबाई फूले का एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि एग्जाम में अगर आपको 15 मार्कर या 20 मार्कर क्वेश्चन भी आए तो आप इन सारे पॉइंट्स के आसपास लिख सकते हैं। और ऐसे में भी एक लाइन आप लिख सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करें कि आपको किस चीज़ का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त ऐसी फैकल्टी है जो किसी भी सिचुएशन के हिसाब से ढल सकती है, अपने आप को मोल्ड कर सकती है और आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकती है। तो प्लीज़ डू कमेंट, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियोज़। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम निधिश एकेडमी, आई एम अनक जैन। गुड बाय।